Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about LCR सर्किट. LCR परिपथ क्या होता है और वो किस प्रकार से इसका यूज़ किसी सर्किट के अंदर किया जाता है और इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रतिबाधा और प्रतिघात, ये हम समझते हैं और एक एक करके इनको हम सॉल्व करेंगे। जो भी इसके अंदर गूढ़ चीज़ें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो LCR सर्किट होता है या LCR परिपथ होता है वो होता क्या है। तो परिपथ मतलब सिंपली जो धारा का जो पथ होता है उसको हम परिपथ कहते हैं, इसको सर्किट कहते हैं। और उस सर्किट के अंदर या उस परिपथ के अंदर अगर लोड कोई कॉइल जुड़ा हुआ हो, कैपेसिटर जुड़ा हो या रजिस्टर जुड़ा हुआ हो तो ऐसा सर्किट क्या कहलाता है, LCR सर्किट कहलाता है। जनरली LCR जो सर्किट होता है ये रेक्टिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये धारा का दिष्टीकरण या रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो ऐसे सभी जितने भी सर्किट होते हैं जिनके अंदर रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, LCR सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम LCR सर्किट के बारे में समझेंगे, उसके अंदर वोल्टेज किस प्रकार से होता है वो समझ लेते हैं। इसके पहले हमें समझना पड़ेगा इम्पीडेंस और रिएक्टेंस को, प्रतिबाधा और प्रतिघात को समझते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं और अच्छे तरीके से जानते हैं क्या प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जो होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो क्या होता है। तो अगर सिंपल किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ होता है या प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, तो वही क्या चीज कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। जो धारा के मार्ग में सामान्यतः किसी भी चालक तार के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर जो भी हेडल्स या हर्डल क्रिएट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। लेकिन अगर उसी परिपथ में अगर सिर्फ L या सिर्फ C जुड़ा हुआ हो तो इनके कारण या तो C जुड़ा हुआ होगा या सिर्फ L जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे सर्किट जिनके अंदर या तो कैपेसिटर होता है या लोड रेजिस्टेंस होता है, उनके कारण जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस या प्रतिघात बोलते हैं। अगर यहाँ पे लोड जुड़ा हुआ है, अगर कॉइल है तो उसके लिए लोड रेजिस्टेंस या XL से इसको शो करते हैं, प्रतिघात को X से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को R से शो करते हैं, इसको रिएक्टेंस को X से, प्रतिघात को X से, अगर लोड के कारण है तो XL और कैपेसिटर के कारण है तो XC से शो करते हैं। लेकिन अगर परिपथ के अंदर LCR या LC या LR जुड़ा हुआ हो इस टाइप से, या तो LC हो या CR हो या LC हो, इस टाइप से LR हो, अगर इनके कारण कोई प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है या कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो उस रेजिस्टेंस को हम इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। जो तीनों के कारण होता है, दो या दो से ज्यादा या फिर तीनों अगर उपस्थित होते हैं किसी सर्किट के अंदर, तो जो भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। अब ये इम्पीडेंस होता है जो सर्किट के अंदर वो कितना होता है वो भी हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो सभी के जो एंड्स होंगे, जो सिरे होंगे, उन पे उनकी धारिता या उनके कैपेसिटेंस या फिर उनके लोड या उनके रेजिस्टेंस के अनुपातों में बढ़ जाता है। अब ये होता क्या है, अगर लोड रेजिस्टेंस है तो उसके सिरों पर VL होगा, अगर C है तो VC होगा और R है तो VR रेजिस्टेंस, वहाँ पे वोल्टेज वहाँ पे क्रिएट होता है। लेकिन परिपथ के अंदर अगर ये वोल्टेज हमने प्रवाहित किया है और इसके अंदर अगर ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही होती है, इस धारा के को जो इसका जो शीर्ष मान होता है जिसको IM या मैक्सिमम करंट IM बोलते हैं, इससे अगर लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो वोल्टेज होगा इस IM का 90 डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब 90 डिग्री फॉरवर्ड चल रहा होगा। यहाँ पे ये π/2 क्या चल रहा होगा, फॉरवर्ड चल रहा होगा, जो भी उसके अंदर मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा होगा। और अगर वोल्टेज L होगा तो उसके सिरों पर क्या होगा, या 90 डिग्री आगे होता है, फॉरवर्ड चलता है, जिसको हम लीडिंग बोलते हैं। और अगर कैपेसिटेंस होता है उसी सर्किट में तो जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उससे 90 डिग्री क्या होता है, पीछे चल रहा होगा, जिसको हम बैकवर्ड या लैगिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से किसी परिपथ के अंदर जो वोल्टेज होता है या तो 90 डिग्री आगे होगा या 90 डिग्री पीछे होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये हो गया C वोल्टेज जो कैपेसिटर के कारण है, VL जो लोड रेजिस्टेंस के कारण है, यहाँ पे कैपेसिटर के कारण जो वोल्टेज है वो, और ये जो वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस के कारण है।
रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज होता है वो उतना ही रहता है जितना कि उसके अंदर हम लगाते हैं, और करंट भी क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में वाइब्रेशन करते हैं, तो V और I दोनों सेम होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है ये VLCR मतलब तीनों के कारण जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो है। अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो वोल्टेज है यहाँ पे जो XL होगा, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, वो हम मान लेते हैं कि लोड रेजिस्टेंस का ज़्यादा है, जो हमारा यहाँ पे कॉइल ले रखी है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और मान लेते हैं कि जो कैपेसिटर उसका रेजिस्टेंस कम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो 90 डिग्री इधर है इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये VL और VR का हमने एक रिजल्टेंट डायरेक्शन लिया, और ये VL माइनस हमने VC कर दिया, या फिर इसको हम थोड़ा सा नियरली इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो अगर हम ऊपर लेते हैं तो VL माइनस VC कर देंगे, अगर हम VL को ज़्यादा लेते हैं वोल्टेज अगर यहाँ पे इसके अक्रॉस ज़्यादा होगा तो हम VL माइनस VC लेंगे, और मान लेते हैं कि अगर VC के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ पे VC माइनस VL लिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमने जो कैपेसिटर यूज़ कर रखा है या फिर जो हमने लोड रेजिस्टेंस यूज़ कर रखा है उसके अंदर से किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके सिरों पर वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है यही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा VLCR जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यह एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल है, और राइट एंगल का ये फाई है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे अगर साइन थीटा फाइंड आउट करें तो होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपको ये हाइपोटेनस दिखाई दे रहा है VLCR रिजल्टेंट वोल्टेज वो फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, बेस और हाइट का स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बेस है VR इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे जो आपको लंब दिखाई दे रहा है VL माइनस VC हमने उसका स्क्वायर कर दिया, VL माइनस VC कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, और ये करंट का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, VLCR एस इट इज रखते हैं, यहाँ पे VR की वैल्यू जो होती है, VR जनरली ओम के नियम से हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। इसी प्रकार अगर VL की फाइंड बात करेंगे तो IXL हो जाएगा, क्योंकि IR वही चीज है लेकिन L के लिए ये XL हो जाएगा, और अगर C है तो इसके लिए IXC हो जाता है। क्या हो जाता है, IXC हो जाता है। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा IR स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। VLCR इक्वल टू हो जाएगा I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो गया। VLCR अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Z V अपॉन आई को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस जो LCR सर्किट के अंदर होता है उसको हम इंपेडेंस Z से शो करते हैं, जिसको प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये हो जाएगा ZLCR, क्या हो जाएगा, ये ZLCR हो जाएगा। यहाँ पे ये IM होता है, ZLCR बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से करंट फाइंड करना हो कि LCR सर्किट के अंदर जो मैक्सिमम करंट होता है वो कितना होता है, तो वो इस वाले इक्वेशन से यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। ये तो आपका इंपीडेंस आता है, ये आपका इंपीडेंस हो गया। यहीं से अगर करंट हम फाइंड करेंगे तो IM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे VLCR अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो होता है इस सर्किट का जो करंट होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट और ये हो गया इम्पीडेंस। अब इसके अंदर अगर हमें फाई, ये जो कलांतर है कि वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर है वो कितना है, अगर हमें फाई फाइंड आउट करना है, या तो यहाँ पे हमें जो फाई दिखाई दे रहा है इसके लिए हम फाइंड करते हैं। तो फाई यहाँ पे 10 फाई है हम लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार यहाँ पे जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो क्या बोलते हैं 10 फाई की हम बात करें तो ये हो जाएगा XL माइनस XC
अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R, क्योंकि ये आपका जो है XL माइनस XC हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे VL माइनस VC भी ले सकते हैं, VL माइनस VC अपॉन VR जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लंब और ये VR ये रेजिस्टेंस आपको आधार दिख ही रहा है। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 10 फाई इक्वल टू VL की जगह हो जाएगा IXL माइनस IXC अपॉन IR। अगर हम R कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो VR होता है वो Z हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे Z क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर वो कितना होता है, Z होता है। किसके अंदर, जो हमारा LCR सर्किट होता है। तो यहाँ पे हम I ले लेते हैं, I कॉमन ले लेंगे तो XL माइनस XC अपॉन ये IR बचेगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ZR LCR इसको बोलेंगे। Z LCR क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये LCR सर्किट है। तो इसको XL माइनस XC अपॉन Z लिखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ये पूरे सर्किट का वो कितना होता है, R LCR के लिए होता है, उसको हम Z से शो करते हैं। यहां से अगर फाई फाइंड करेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन Z, और ये 10 इनवर्स हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं कलांतर। धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर जो LCR सर्किट होगा उसके अंदर क्या होगा वो ये हमें बताता है। अब इसी के साथ अब ये एक चीज क्वेश्चन ये हमारे सामने आता है कि अगर XL और XC दोनों बराबर हो जाएं, अगर XL और XC कंडीशन अगर हम बात करें XL इक्वल टू XC हो जाए, अगर यहाँ पे XL इक्वल टू XC हो जाए तो यहाँ पे फाई इक्वल टू क्या बचेगा, फाई इक्वल टू बचेगा 10 इनवर्स, और ये 0 अपॉन Z मतलब यहाँ पे जो कलांतर होगा वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम इसको नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। तो XL इक्वल टू XC होने पर होता क्या चीज है, अगर XL बराबर XC हो जाता है XL इक्वल टू होता है L ओमेगा और XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके फॉर्म में हम अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे अगर ये आप देख रहे हैं तो ओमेगा को मैं यहाँ पे लेके आऊँ और LC को यहाँ पे लेके चला जाऊँ, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन LC, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा 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 स्क्वायर होता है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f, ये हो जाएगा आपका 2 पाई f और ये हो जाएगा 1 अपॉन LC। तो यहाँ से f इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC हो जाएगा, ये अंडर रूट LC। ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, RESONANCE, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, अनुनादी की स्थिति, अनुनादी स्थिति रेजोनेंस कंडीशन इसको हम बोलते हैं। ये चीज यहाँ पे आ जाती है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर किसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, अगर कोई सर्किट इसके अंदर इससे ज्यादा की करंट को, इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की करंट को अगर यहाँ पे फॉलो नहीं करने देता है या इस सर्किट में से गुजरने दे देता है तो उसको हम बोलते हैं अस्वीकारी परिपथ या अस्वीकारी परिपथ बोलते हैं या रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। और अगर इससे ज्यादा के फ्रीक्वेंसी को जाने देता है इस सर्किट के अंदर से तो उसको बोलते हैं स्वीकारी या एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं सीरीज कंडीशन के अंदर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ बोलते हैं या सीरीज रेजोनेंस सर्किट इसको बोला जाता है। तो ये जो चीजें थी वो हमने इस LCR सर्किट के अंदर हमने समझी। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ कि ये जो आपको फॉर्मूला Z दिखाई दे रहा है, Z ये एक मास्टर फॉर्मूला होता है। इससे इस सीरीज के सारे, चाहे L हो, चाहे R हो, चाहे C हो, सिर्फ सिंगल वाले अगर सर्किट हो या फिर LC हो या LR हो या RC परिपथ हो, तो उसके अंदर क्या रेजिस्टेंस या इंपीडेंस होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर XL बराबर XC जैसे मैंने आपको ये बताया, तो यहाँ पे Z LCR बराबर सिर्फ R बचेगा।
ऐसा परिपथ जिसके अंदर एक्सएल और एक्ससी दोनों आपस में बराबर होते हैं, उस परिपथ में जो जेड एलसीआर होता है वो आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ आर बचेगा, तो जेड एलसीआर बराबर आर बचेगा। तो ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या होता है, जो पूर्ण तरीके से एलसीआर पथ जिसके अंदर जो उसकी परिभाषा होती है पूर्ण प्रतिरोधी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ऐसी सर्किट के अंदर प्रवाहित जो धारा होती है उसको हम वाटहीन धारा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो जेड एलसीआर के बराबर हो जाता है। और ऐसे परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन उसकी जो शक्ति होती है वो शून्य होती है, इसको हम वाटहीन धारा या वाटलेस करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट, वाटहीन धारा हम कहते हैं, वाटहीन धारा हम कहते हैं। किसको हम कहते हैं, जिसके अंदर एक्सएल बराबर एक्ससी होता है तो जेड बराबर जेड एलसीआर बराबर सिर्फ आर रहता है, तो ऐसे परिपथ को वाटहीन धारा वाला परिपथ कहते हैं। और इसके अंदर इसके बेस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जनरली ये जो फॉर्मूला आपको दिखाया जा रहा है इसके बेस पे बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो जो पूछे जाते हैं। और इसके बेस पर जो LCR जो अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं उनके लिए जो डेरिवेशन है उसका एक चार्ट मैंने बना रखा है, जो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों ही मिल जाएगा, सवाल का भी मिल जाएगा और साथ में जो मैंने डेरिवेशन कर रखा है, कंपैरेटिवली जो मैंने सॉल्व कर रखा है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आगे भी हमारा साथ देते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।